Hello everyone, welcome to the YouTube channel Bharat and Beyond. फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड के अफेयर्स लाइक अफेयर्स इन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, साइंटिफिक अफेयर्स, करंट इवेंट्स, सम ट्रेंडिंग न्यूज़ एंड एक्सेट्रा, जितने भी इवेंट्स किसी भी कंट्री में या इंडिया में जो होते रहते हैं, जो हॉट टॉपिक्स बने होते हैं, जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, उसको हम इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते रहेंगे। ये आपके जर्नल अवेयरनेस के लिए और सम अदर एग्जाम पर्पस के लिए भी यूजफुल रहेगा आपके लिए। ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं और आप डे टू डे लाइफ में या फिर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप वीडियोस देखते होंगे, आप ये सब्जेक्ट्स कवर करते होंगे, उनसे कहीं ना कहीं ये आपको रिलेटेबल फील होंगे। तो इस चैनल का एम यही है कि करंट इवेंट्स को और पास्ट के साथ, फ्यूचर एस्पेक्ट के साथ लिंक करते हुए हमें लेके चलना है। एंड द चैनल नेम इज भारत एंड बियॉन्ड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये दिस माय इंट्रोडक्शन। आई एम हर्षवर्धन। यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने का और स्टूडेंट्स को पढ़ाने का और मेंटर करने का एक्सपीरियंस है मुझे। मेरे अदर इंटरेस्ट में वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स, इंटरनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को एक तरह से मैं कवर करता हूँ। मेरी हॉबी है, मुझे पसंद है। और गाइडेंस और मेंटरशिप चलती रहती है। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। गाइस, आज जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं वो है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस और लीगल पॉलिसी स्कैम। काफी टाइम से, लगभग एक साल से ऊपर हो गया है ये टर्म सुनते हुए कि दिल्ली में लिकर स्कैम हुआ है, लिकर स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है। क्या हुआ है? शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में। अब एग्जैक्टली ये क्या है, ये घोटाला क्या है, कैसे हुआ? गवर्नमेंट एजेंसीज का सॉरी गवर्नमेंट एजेंसीज का इसमें क्या कहना है? अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज किन किन बातों को लेके खुद को डिफेंड कर रही हैं? तो हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को समझना है कि हमारे एग्जाम के लिए, हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए क्या जरूरी है, एंड साइड बाय साइड कि पॉलिटिक्स सेंस में से भी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ होलसम वे। सो सबसे एक की पॉइंट, और हाँ, वीडियोस में हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमें की पॉइंट्स पे फोकस करते रहना है। की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे उन पे हमें फोकस करते रहना है। एग्जैक्टली वो पॉइंट है क्या, वो कहना क्या चाह रहे हैं। और सिर्फ लिकर पॉलिसी स्कैम करने से टॉपिक कवर नहीं होगा। लिकर पॉलिसी स्कैम कवर करने के साथ साथ ये जो की पॉइंट्स आपको दिखते जाएंगे, ये भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि एक्साइज क्या है। एक्साइज क्या है? सो हियर यू कैन सी what is an excise. An excise or excise tax is an inland tax. क्या है ये? कहना चाह रहा है ये इनलैंड टैक्स। इनलैंड टैक्स का क्या मतलब होता है? और अगले ही पॉइंट में यहां लिखा होगा इट इज डिफरेंट फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज। सो तो कस्टम ड्यूटीज फिर क्या है? ये छोटी सी बात, 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं। इनलैंड टैक्स, जो भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रही है, बात समझिएगा, भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उन पे जो टैक्स लग रहा है वो कहलाएगा एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स। कस्टम ड्यूटी उनको कहते हैं जो टैक्सेस, जो गुड्स को, जिन गुड्स को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन पे जो टैक्स लगता है, दे आर कॉल्ड कस्टम ड्यूटीज। होता है ना, आप अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे, कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस। तो ये जो भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उन पे जो ड्यूटीज लगती है वो कस्टम कहलाती है।
और इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो इनलैंड टैक्स कहलाता है, एंड एक्साइज इज एन इनलैंड टैक्स। अब बात आती है टैक्स को, जनरली हम हमेशा इस बात को समझते हैं कि टैक्स हमेशा हमें दो टाइप को देखने को मिलता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली है क्या? डायरेक्ट टैक्स जो कि जिन जिन पे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होते हैं या कॉरपोरेशंस होते हैं, उनके ऊपर या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। उनके इनकम पे डायरेक्ट टैक्स, उनके इनकम पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि जो बेरर है, जो कॉरपोरेशंस है, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो उसकी इनकम पे ना लग के ये जनरल सभी को देना होता है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे कि आप 10 रुपए की कोई आप चीज खरीदते हैं, तो उस पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, मान लीजिए उस पे 2.5% का कोई इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, ठीक है? तो ये 2.5% का इनडायरेक्ट टैक्स कोई मिलीनियर होगा वो भी 2.5% ही देगा, कोई गरीब होगा, पुअर होगा, तो वो भी 2.5% टैक्स ही देगा। इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि कोई अगर मिलीनियर है तो ऑब्वियस सी बात है वो इनकम स्लैब के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। और कोई ऐसा मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो कि टैक्स स्लैब में कम आ रहा है, तो हो सकता है कि उसको 10% या फिर टैक्स ना भी देना हो। आप बात समझ रहे? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक्साइज एग्जैक्टली है क्या? तो हियर वी कैन सी द टर्म, यहां क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल एक्साइज। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एक्साइज लिखा। सेंट्रल एक्साइज इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। क्या है ये? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है, एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर बाय रिटेलर और एन इंटरमीडियरी। इट इज पेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट टू वेयर हाउस। बात ध्यान से समझने की यहाँ बात ये है कि सेंट्रल एक्साइज क्या है? इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कलेक्ट किससे किया जाता है? कस्टमर से। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज की जब एमआरपी तय की जाती है, जब मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी भी गुड्स का, सर्विसेज का तय किया जाता है, तो उसमें आए हुए सारे एक्सपेंसेस, बात समझ रहे हैं, सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके प्लस प्रॉफिट मार्जिन को रख के, प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी हो सकता है, उसको रख के तब जाके हम क्या डिसाइड करते हैं, तब हमारी एमआरपी आती है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो टैक्स इंक्लूड किया गया है, ये अल्टीमेटली देना जनता को ही है। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोडक्शन हाउस है वो नहीं दे रहा है, ये कलेक्ट करेगा कस्टमर से। कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद उसको अपनी एमआरपी में जोड़ेगा, और फिर इस एमआरपी के बाद वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट। आप समझ रहे हैं? इट इज पेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट टू वेयर हाउस। इस टैक्स की स्पेशल बात एक्साइज की ये है कि ऐसा नहीं होगा कि गुड्स जब सेल हो जाएगा तभी ये टैक्स पे करना है, नहीं। जैसे ही वेयर हाउस से, जैसे ही प्रोडक्शन यूनिट से, सॉरी फैक्ट्री से या प्रोडक्शन यूनिट से जैसे ही गुड्स बन के बाहर आए, उस पर टैक्स ये लग जाता है। बात समझ रहे? उसकी वैल्यू मतलब जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रही थी, वो चीजों को हम प्रोड्यूस कर रहे थे, मान लीजिए 15 रुपए में एक शर्ट तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही शर्ट वो फैक्ट्री से बाहर निकल के वेयर हाउस में आई, तो तुरंत उसमें 2 रुपए का एक्साइज ड्यूटी जुड़ जाएगा और वो शर्ट 17 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी अदर टैक्सेस और प्रॉफिट मार्जिन नहीं जोड़ा गया है। सिर्फ 2 रुपए उसके प्रोडक्शन हाउस से निकलते ही 2 रुपए उसमें जोड़ दिए गए एक्साइज के नाम पे, और उसका दाम अब 17 रुपए हो चुका है। दिस पर्टिकुलर टैक्स इज गवर्न बाय टू सेट्स ऑफ एक्ट्स, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एंड सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। किसकी बात हो रही है? सेंट्रल एक्साइज की बात हो रही है। बात समझने की बात यहां पे क्या हो रही है? सेंट्रल एक्साइज की हो रही है। एक्साइज को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। एक होता है सेंट्रल एक्साइज को देख सकते हैं, और एक होता है स्टेट एक्साइज। बात समझिएगा, डिफरेंस क्या है दोनों में। इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, कुछ भी प्रोडक्शन होगा, कोई भी चीज बनेगी, हाँ, हालांकि स्पेसिफिकली वो एक्साइज एक्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पे अगर वो मेंशन नहीं है, ऐसे बहुत कम ही गुड्स होते हैं ना के बराबर हो जिन पर एक्साइज नहीं लगता हो, लेकिन ज्यादातर अप्रोक्स सभी गुड्स पे टैक्स लगेगा, एक्साइज टैक्स लगेगा। और वो किस में आएगा? वो सेंट्रल एक्साइज टैक्स में आएगा। स्टेट एक्साइज टैक्स में पर्टिकुलरली अल्कोहलिक, समझ रहे हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो होंगे प्लस नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स प्रोडक्ट्स जो होंगे, उन पे जो टैक्स लगता है वो स्टेट एक्साइज में रहता है, ना कि वो सेंट्रल एक्साइज में जाता है।
अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे और नार्कोटिक्स प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लग रहा है, जो एक्साइज लग रही है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। आप बात समझिएगा, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। स्टेट्स इसको खुद लेवी करते हैं, खुद लगाते हैं और खुद करेक्ट करते हैं, जीएसटी के अंदर नहीं आता। बाकी कई इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे हैं, एक्साइज वगैरह हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हो चुकी है, अब वो जीएसटी के अंदर आ चुकी है। समझिए, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, नार्कोटिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, उन पे जो टैक्स लग रहा है वो स्टेट एक्साइज के अंडर आएगा और उस पे वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। और इसका जो रेट होती है, जो जो टैक्स का रेट होगा, परसेंटेज होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। राज्य सरकार उसको क्या करती है, तय करती है। ठीक है। तो अब यहां आते हैं, हु कलेक्ट्स एक्साइज ड्यूटी। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, सेंट्रल एक्साइज के लिखा हुआ है। जो सेंट्रल एक्साइज होगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होगी, उसको कलेक्ट करेगा कौन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। यहां ध्यान देने की जरूरत है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड, सबको एक जगह क्लब कर दिया गया, सब्स्यूम कर दिया गया, इंक्लूडिंग एक्साइज टैक्स। Nonetheless, it is still applicable to a few items like petroleum, liquor, etc. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, लिकर प्रोडक्ट्स को क्या है, अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया है। पेट्रोलियम पे जो है कि सेल्स टैक्स हम देख सकते हैं, वैट देख सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज देख सकते हैं, ये सब लगता है, जीएसटी के अंदर नहीं आता। लिकर में भी हम सेम इस तरह की चीजें देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे एक की टर्म आपको ध्यान देना है, जीएसटी। आपको ये याद रखना होगा एनी हाउ कि ये जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ। बात समझ रहे हैं? इंप्लीमेंट कब हुआ, कब से हुआ? जीएसटी काउंसिल, हमेशा आप सुने होंगे, जो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद होती है, इसकी मीटिंग्स होती हैं टाइम टू टाइम। इन मीटिंग्स में रेट तय किए जाते हैं गुड्स के, प्रोडक्ट्स के। कौन से गुड्स 5% पे रहेंगे, कौन से 0% पे रहेंगे, कौन से 18 पे, कौन से 28 पे, ये तय करती है कौन, जीएसटी काउंसिल। इस जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमेशा याद रखना, इस जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। और इस काउंसिल में अदर मेंबर्स भी होते होंगे, तो अदर मेंबर्स में कौन हो सकते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर ऐसा कोई मिनिस्टर जिसको जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस काउंसिल का क्या होगा, मेंबर होगा। बात समझ में आई? तो जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ था, ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा। कमेंट्स में आप चाहे तो बता सकते हैं कि भैया जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ था। और हाँ, एक चीज और ध्यान देने की है कि सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी में सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही सब्स्यूम किया गया था, डायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के अंदर नहीं आते। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की, जीएसटी के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आते, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन आता है, हु पेज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कौन पे करता है, इस पे हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी। और यहां साफ साफ लिखा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी इज टू बी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड। आप समझ रहे हैं, जो प्रोडक्शन करेगा, जो मैन्युफैक्चर करेगा गुड को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, एक्साइज ड्यूटी पेड करना, एंड नॉट बाय द कंज्यूमर। ठीक है। लेकिन हाँ, जो एमआरपी रहेगी गुड्स की, उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये जो एक्साइज ड्यूटी का जो प्राइस है, वो एक्साइज ड्यूटी जो कॉस्ट है वो जुड़ी ही रहेगी, सीधी सी बात है। लेकिन ओनस किस पे है पे करने का, ओनस है मैन्युफैक्चरर पे। बात ठीक है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट, ये एक्साइज डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये एक्साइज डिपार्टमेंट हम बात कर रहे हैं किस कंटेक्स्ट में, ये हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट का फंक्शन या प्राइम जॉब क्या है एग्जैक्टली। तो इनका जॉब है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। क्या? इट्स जॉब इज टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड मॉनिटर मैन्युफैक्चर, possession, import, export, transport, sale and consumption of liquor and other intoxicants। क्लियर है? लिकर एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स और नार्कोटिक्स के भी जो प्रोडक्ट शामिल हो जाएंगे, उनका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, उनकी पोजीशन, उनका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, कंजम्पशन को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना किसका काम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का। इसी एक्साइज डिपार्टमेंट को हिंदी में जो है कि आबकारी विभाग कहा जाता है। ठीक है, आबकारी विभाग। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक्साइज क्या है एग्जैक्टली,
डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने ये देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज अलग चीज होती है, स्टेट एक्साइज अलग चीज होती है। सेंट्रल एक्साइज में लगभग सारे ड्यूटीज, जो चीजें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है उनकी सारी जो ड्यूटीज लगती है वो सेंट्रल एक्साइज के अंदर आती है। और पर्टिकुलरली लिकर पे, अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे और नार्कोटिक्स प्रोडक्ट्स पे जो टैक्सेस लगते हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं आते, वो स्टेट एक्साइज के अंडर में आते। बात क्लियर है, हमने ये देख लिया। हमने क्या बोलते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट का प्राइम जॉब देख लिया। हमने हु कलेक्ट्स एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के कंटेक्स्ट में देख लिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम क्या करता है, ये ड्यूटीज कलेक्ट करता है। जीएसटी की बात की हमने एग्जैक्टली, जीएसटी और जीएसटी काउंसिल की बात की हमने। जीएसटी और जीएसटी काउंसिल का क्या फंक्शन है, क्या कर रहे हैं, इनमें कौन मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये बात फिलहाल तक ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्साइज और इन टैक्सेस की बात करना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अब जिस टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं, जो हमारा कोर टॉपिक है एग्जैक्टली स्कैम की जो हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस टैक्स को लेके ही है। जो स्कैम की बात की जा रही है, जो ईडी प्रूफ करने में फिलहाल लगी हुई है कि इट वाज एन स्कैम, लिकर पॉलिसी स्कैम है दिल्ली में, तो वो हम देखेंगे कि क्या वो टैक्स के इवेजन को लेके, प्रॉफिट मेकिंग को लेके, इन बातों को लेके क्या हो रहा है, इसको एक स्कैम कहा जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं ये एक्साइज सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कौन? एक्साइज। तो हम एक्साइज समझना जरूरी था, एक्साइज हमने लगभग लगभग समझ लिया है। और आइए अब टॉपिक पे मूव करते हैं। हाँ, तो हमारा ये टॉपिक शुरू हो गया द दिल्ली चैप्टर। बात समझ रहे? ओवरऑल टॉपिक में सब टॉपिक है दिल्ली चैप्टर। ये है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, सब आप पहचान रहे हैं। अभी फिलहाल में इनको अरेस्ट किया गया है। दिस इज ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। बात ठीक है। दो एजेंसीज का नाम हमें रेगुलरली इस चैप्टर में या इस जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में सुनाई देगा, एक सीबीआई का और एक ईडी का। खास करके ईडी का, सीबीआई का रोल इसमें लिमिटेड है, ईडी का रोल इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमें इस केस में देखने को मिलेगा। क्यों ईडी का रोल ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा भाई? इसका भी रीजन, इसका भी कारण है, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ईडी ही क्यों। बात समझ रहे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जितना चर्चा में, विषय में और जितना नाम इस डिपार्टमेंट का आया है बेसिकली फिलहाल के कुछ सालों में, उतना किसी का नहीं आया है। तो ये हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। इसको हम देखेंगे कि ईडी एग्जैक्टली है क्या। तो दिल्ली लीकर स्कैम paved its way through the introduction of Delhi's excise policy from 2021 to 22। ये जो एक्साइज पॉलिसी का जो स्कैम जो कहा जा रहा है, जो दिल्ली लीकर स्कैम है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो जैसे ही दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 लॉन्च की जाती है, तो वहीं से क्या देख रहे हैं हम कि स्कैम की शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं स्कैम का जो वो बीज है वो बोया गया है इस पॉलिसी के अंदर एग्जैक्टली। बात समझ रहे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो लिकर प्रोडक्ट्स पे या अदर इंटॉक्सिकेंट्स पे या नार्कोटिक्स प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लग रहा है वो एक्साइज है, वो किसके अंदर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। बात समझ रहे? और दिल्ली में, दिल्ली यूटी तो है, लेकिन दिल्ली में क्या है? सरकार भी है, लेजिस्लेचर है दिल्ली में। लेजिस्लेचर दिल्ली क्या है? यूटी बेस्ड लेजिस्लेचर, दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, तो दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है ये एक्साइज की पॉलिसी तय करना। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। द डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, who also holds the excise portfolio, bought the Delhi's excise policy 2021-22। The bill aimed to privatize the liquor sale of liquor in Delhi and seize government involvement in the sale of alcohol। आप समझ रहे? कहानी की शुरुआत कैसे होती है? कहानी की शुरुआत ऐसे होगी कि कहानी की शुरुआत इस तरह से होगी कि हम बेसिकली ये देखेंगे फरवरी 2021 में। कब है? फरवरी 2021 में क्या होगा कि ये जो मनीष सिसोदिया है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्लस सत्येंद्र जैन, ये दो नाम आप सुनेंगे। सत्येंद्र जैन भी काफी टाइम से जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया मिलके इन्हें एक जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तैयार करने की। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स किस लिए? ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तय करेंगे क्या? दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी। बात समझ रहा है? दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी तय करेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन कर रहे थे? मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन। पार्टी की ये बात है फरवरी 2021 की। चलिए
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बन गया फरवरी 2021 में, एक्साइज पॉलिसी पे काम चालू हुआ, काम चालू होने लगा। उसके बाद क्या देखेंगे कि 17 नवंबर 17 नवंबर, बात समझ रहे हैं ये, सॉरी, 17 नवंबर को, 17 नवंबर 2021, 17 नवंबर 2021 को क्या देखेंगे, 17 नवंबर 2021 को क्या हो रहा है कि ये फाइनली ये जो एक्साइज पॉलिसी है ये बन के रेडी हो जा रही है। क्या हो रही है, जो एक्साइज पॉलिसी है ये 17 नवंबर को एग्जैक्टली बन के रेडी हो जा रही है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब ये एक्साइज पॉलिसी बेसिकली कह रही है कि इनमें क्या क्या प्रोविजंस है। ये एक्साइज पॉलिसी दूसरी जो पुरानी पॉलिसी थी दिल्ली की उससे अलग क्यों है, क्यों इस पॉलिसी को लेके इतना मुद्दा खड़ा हो रहा है, बात समझिए। इस एक्साइज पॉलिसी में यहां साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि इसका एम क्या है कि लिकर सेल को दिल्ली में कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर देना। मतलब रिटेल प्लस होलसेल कंप्लीटली क्या कर देना है, इसको प्राइवेटाइज कर देना है। इस पॉलिसी के पहले गवर्नमेंट ओन सब्सिडरीज भी थी, गवर्नमेंट ओन शॉप्स भी थी जो क्या करती थी कि लिकर बिजनेस में इन्वॉल्व थी। बट इस पॉलिसी के आने के बाद ये कंप्लीटली क्या होगी, प्राइवेटाइज होगी। मतलब गवर्नमेंट का सीज से क्या हो गया, जीरो हो गया, सीज हो गया। बात क्लियर है? सेकेंड चीज क्या इस पॉलिसी में एम किया गया है, इट ऑल्सो प्रपोज एन इनकम इंक्रीज इन एनुअल लाइसेंस फी फ्रॉम 8 लाख टू 75 लाख। 9 फोल्ड इंक्रीज यहां पे देखने को मिल रहा है, किसमें, लाइसेंस फी में। 8 लाख रुपए लाइसेंस फीस होती थी, उस 8 लाख को बढ़ा के कर दिया गया कितना, 75 लाख रुपए। एरियाज ऑफ दिल्ली वर कैटेगराइज इनटू 32 जोन्स। 32 जोन में पूरी दिल्ली को बांटा गया, हर जोन में 8 से 10 वार्ड। और यह इंश्योर किया गया कि हर म्युनिसिपल वार्ड में 2 से 3 लीकर वेंडर्स जो हैं होने चाहिए, एरिया में ऑपरेट करने चाहिए। ये जो एरिया है ना, एरिया को लेके भी जो दिल्ली के एजी साहब है उनमें और क्या बोलते हैं मनीष सिसोदिया वगैरह में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं जहां पे अनऑथोराइज्ड एरिया, इनको टर्म दिया गया अनऑथोराइज्ड। बात समझ रहे हैं? अनऑथोराइज्ड एरिया में क्या हुआ कि सेल या फिर शॉप्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से लगभग सारे एरिया में दो तीन शॉप्स जो है इक्वली देखने को मिली। इन आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो इनका एम था क्या कि दिल्ली का जो एक्साइज जो कलेक्शन है इसको कई गुना बढ़ाया जाए। प्राइवेटाइज करने से ये चीज हो सकती थी। कई गुना क्या होगा, जब दिल्ली पॉलिसी ये इंप्लीमेंट होगी तो इससे कई गुना एक्साइज का जो कलेक्शन होगा कई गुना बढ़ेगा, पहली चीज। सेकेंड चीज क्या कही गई, इसको इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते करते, मतलब जो हम ये बात कर रहे हैं कि इसको कई गुना बढ़ाने का एम था, इसके लिए क्या स्टेप उठाए गए। तो इसके लिए एक स्टेप उठाया गया क्या कि एमआरपी पे डिस्काउंट भी अब जो प्लेयर्स हैं वो दे सकते हैं। एमआरपी पे क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कि लीकर शॉप्स पे आप जाइए और आपको डिस्काउंट मिले, बट दिल्ली में ये ऐसा पॉसिबल हुआ था। एक पर एक फ्री का ऑप्शन चलने लगा था, डिस्काउंट का ऑप्शन चलने लगा था, तो एमआरपी पे क्या होगा, चीजें फ्री, डिस्काउंट मिलने लगा। एक ओपिनियन और दिया गया कि 3 बजे तक, सुबह 3 AM तक शॉप्स क्या कर सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं। बात समझ रहे हैं? अभी तक क्या है कि जनरली 10 बजे तक का टाइम होता है कि 10 बजे भैया मैक्सिमम टाइम है कि अब दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या किया गया, 3 बजे तक जो है शॉप्स ऑपरेट कर सकती हैं, एमआरपी पे डिस्काउंट दे सकती हैं। जिससे क्या होगा कि जो हमारा जो एक्सचेकर जो का बैलेंस होगा कई गुना बढ़ेगा। और क्या होगा कि जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होगा इस चीज को लेकर वो इनहांस होगा। ये कहना था किसका, आम आदमी रूलिंग पार्टी का, जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी जो फ्रेम कर रहे थे। बात ठीक है? After policy's implementation, there was batch of complaints alleging multi-crore scam in the policy. अब देखिए, जैसे ही ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, पॉलिसी रन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट शुरू हो गई, कंप्लेंट्स आने शुरू हो गए कि भैया क्या हो चुका है, अब कई करोड़ रुपए का इस पॉलिसी को लेके स्कैम हो चुका है। बात समझिए, क्या हो चुका है, स्कैम हो चुका है।
मल्टी करोड़ लिखा हुआ पे, कई करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में। यहां तक बात कही गई कि इसमें बात क्या कही गई इसमें, मतलब कि जो दिल्ली के आप कह सकते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, चीफ सेक्रेटरी का इस स्कैम में नहीं। सॉरी, इस स्कैम को ये मत समझिएगा इस स्कैम में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं 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 नहीं। इस मल्टी करोड़ स्कैम की बात रखने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने इस बात को उजागर किया कि भैया क्या हो रहा है, एलजी साहब को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि क्या हो रहा है भैया, कई करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है और प्रोसीजरल वायलेशंस हुए हैं, प्रोसीजरल वायलेशन हुए हैं, मतलब कि जो प्रोसीजर पॉलिसी को फ्रेम करते समय जो फॉलो किया जाना चाहिए था वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, उसका वायलेशन किया गया है इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में। चलिए भैया, अच्छा ठीक है। जब स्कैम की बात की गई तो ये पता लगा, ये बात सामने आई कि 580 करोड़, 580 करोड़ रुपए का दिल्ली गवर्नमेंट के एक्सचेकर को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ये पॉलिसी लाने से, इसको इंप्लीमेंट करने से 580 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, दिल्ली सरकार के एक्सचेकर में जो सरकारी खजाना है उसको नुकसान हुआ है। अब दिल्ली सरकार का एम तो यही था कि भैया हमारा जो है एक्सचेकर का फायदा हो, तो ये नुकसान यहाँ पे क्यों हो रहा है, दिल्ली सरकार ऐसा क्यों चाहेगी। तो एलिगेशंस ये लगे कि जो 580 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान सीधे सीधे जो आम आदमी पार्टी है या उसके जो मिनिस्टर्स हैं या जो अदर लोग पर्सन इन्वॉल्व हैं, अदर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं इस पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करें, सीधे ये पैसा उनके जेब में गया है, ना कि दिल्ली के एक्सचेकर में आया है। बात समझ रहे हैं, दिल्ली सरकार के सरकारी खजाने में ये पैसा ना आके सीधे उनके पर्सनल पॉकेट में ये पैसा गया है, मतलब कि दिल्ली सरकार को या दिल्ली के एक्सचेकर को 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आगे देखते हैं। इन जुलाई 2022 द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली नरेश कुमार रिपोर्टेड प्रोसीजर वायलेशन हुआ, ठीक है, ये बात कर ली हमने। इन इन्फॉर्मेशन ऑफ लीगल पॉलिसी टू विनय कुमार सक्सेना, ये विनय है, विनय कुमार सक्सेना एलजी जो है, उनको ये बात कही गई। एलजी साहब ने सीबीआई प्रो ऑर्डर कर दिया कि भैया सीबीआई क्या करेगी, इसकी जांच करेगी, और इस जांच में ये पाया गया, चार्जशीट में डाला गया कि भैया 580 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, स्कैम हुआ है, ठीक है। इट वॉज फर्दर एलेज दैट विजय नायर, अभी चलिए विजय नायर पे, इस चैप्टर पे अभी आते हैं, इस फेज पे अभी आते हैं। इसके पहले अभी क्या कहना है कि हाँ, 580 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया है भैया, सीबीआई का ये कहना है कि भैया स्कैम हो चुका है। अब सीबीआई के जो कंप्लेंट्स हैं, इन्हीं कंप्लेंट्स के बेसिस पे ईडी ने कंप्लेंट फाइल की। क्या किया, ईडी ने कंप्लेंट फाइल किया। ईडी ने कंप्लेंट किस बेसिस पे फाइल किया, मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे। बात समझ रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जहां भी इन्वॉल्व होंगे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, बात समझिएगा, उसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सीबीआई का मल्टी डायमेंशनल रोल है, सीबीआई क्रिमिनल केसेस में, टेररिज्म में, पॉलिटिकल फ्रॉड्स में, अलग अलग केसेस में आपको सीबीआई देखने को मिलेगी। बट इकोनॉमिक फ्रॉड्स अगर होंगे, पैसे रिलेटेड अगर कोई बात है, तो उसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा। बात समझ रहा है, तो सीबीआई की रिपोर्ट के बेसिस पे ईडी ने केसेस फाइल किए। बात समझ रहा है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बात ये कही जा रही है कि अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कड़ी जोड़ने जा रही है विजय नायर। विजय नायर कौन है, ये आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज, आम आदमी पार्टी के क्या है ये, कम्युनिकेशन इंचार्ज, हु वाज क्लोजली इंटरेक्टिंग विद सिसोदिया अबाउट द लीकर पॉलिसी, was paid 100 crore in advance kickback by a south group consisting of Hyderabad based private entities। विजय नायर क्या है, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। हर पार्टी के कुछ कम्युनिकेशन इंचार्जेस होते हैं जो कि पीआर टीम की तरह काम करते हैं। बात समझ रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट यहां पे देखी जा रही है कि विजय नायर एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं कि उनको, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि उनको साउथ ग्रुप, यहां पे एक टर्म आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, हाँ,
यहाँ पे एक टर्म आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ साउथ ग्रुप, जिसमें क्या है कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इस ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए क्या किए, पे किए, 100 करोड़ रुपीस। और अपोजिशन पार्टीज वगैरह का या ईडी का ये कहना है कि जो 100 करोड़ रुपए का जो ये पैसा इनको मिला है, जो आम आदमी पार्टी को ये पैसा मिला, ये पंजाब के चुनाव में, ये गोवा के चुनाव में या अन्य जगहों पे जो है क्या हुआ, इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। बात ठीक है। एग्जैक्टली अब ये साउथ ग्रुप क्या है इसको देखते हैं। Some of the members of this alleged South group includes former Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao's daughter K. Kavita। ये है मैडम के कविता। इनका भी इन्वॉल्वमेंट माना गया कि भैया इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो में के कविता जी इन्वॉल्व थे। एंड देन ऑन गोल लोकसभा एमपी, सिटिंग एमपी जो है थे मगुंता श्रीनिवास रेड्डी फ्रॉम वाईएसआरसीपी पार्टी इन आंध्र प्रदेश, ये भी इस चीज में इन्वॉल्व थे। और हैदराबाद के कुछ और बिजनेसमैन और कुछ बड़े फिगर्स जो है क्या है इस ओवरऑल साउथ ग्रुप में इन्वॉल्व है। और इस साउथ ग्रुप ने दिल्ली के रूलिंग पार्टीज को पैसा दिया। पैसा किस लिए दिया, ताकि इनको होलसेल जो लीकर ट्रेड है उसमें इनको अलाउंस मिले, ये कंप्लीट बिजनेस टेक ओवर कर लें और ये बिजनेस चलाएं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के परमिशन से ही जो है कि किसी को एंट्री या एग्जिट मिलेगी किसी ट्रेड में ना, बात समझ रहा है। तो यहां पे ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार शराब बेचने लगी, नहीं, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट एंटिटीज को क्या किया, इनवाइट किया। और इस प्राइवेट एंटिटीज जो जितने लोग इनवाइट हुए हैं, जो जितने लोग भी भाई ऑब्वियस सी बात है देखे होंगे, टेंडर देखे होंगे, तो इस टेंडर में ये साउथ ग्रुप जो है जिसमें कुछ बड़े नाम है, इसने दिल्ली गवर्नमेंट को ल्योर करने की कोशिश की और बहुत बड़ा अमाउंट वगैरह इनको पे किया ताकि इनको फेवर मिले, फेवरेटिज्म की बात कही गई। ईडी द्वारा इस बात को कहा गया है कि भैया साउथ ग्रुप को दिल्ली सरकार ने क्या किया है, फेवर किया है। बात ठीक है। On 20 August 2022, Central Bureau of Investigation (CBI) conducted raids on Delhi's Deputy CM Sidodia's residence to determine the series of accusations charged on the government relating to the liquor scam। 20 अगस्त 2022 को क्या देख रहे हैं कि सीबीआई एक्टिव होती है और मनीष सिसोदिया के अलग अलग ठिकानों पे क्या किया गया है, इन्होंने रेड किया है। बात समझ रहे हैं, रेड हुआ है। और ठीक 20 अगस्त को ऐसा हुआ और 22 अगस्त को हम क्या देखेंगे कि ईडी क्या करती है, सेपरेट केस फाइल करती है। 20 अगस्त को सीबीआई केस फाइल करने के बाद सिसोदिया जी के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे छापेमारी की और 22 अगस्त को क्या हुआ है, ईडी ने जो कि है केस फाइल, सेपरेट केस फाइल किया और कार्रवाई स्टार्ट की। बात ठीक है, समझ में आ रही है। और हाँ, ईडी ने जिस बेस पे केस फाइल किया वो किस पे किया, मनी लॉन्ड्रिंग पे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इनका केस फाइल करने का बेसिस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। बात ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये 6 सितंबर की डेट यहां पर हम देख रहे हैं। इसके जस्ट कुछ दिन पहले क्या होगा, 22 अगस्त को ईडी केस फाइल की और 1 सितंबर को क्या होगा, दिल्ली सरकार जो होती है, ये जो इनकी लीकर पॉलिसी है इसको स्क्रैप कर देती है, खत्म कर देती है 1 सितंबर को। बात समझ रहे हैं, 1 सितंबर को क्या की दिल्ली सरकार ने, जो नई अपनी लीकर पॉलिसी बनाई थी इसको स्क्रैप कर देती है और पुराने पैटर्न पे वापस आ जाती है, जिसमें जो गवर्नमेंट प्लेयर्स है उनका भी इन्वॉल्वमेंट मतलब बिजनेस में, लीगर बिजनेस में शुरू हो जाता है। On 6 September 2022, the Enforcement Directorate carried out raids कैरी किए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। 22 तारीख को जो है क्या किया था, केस फाइल की थी और 6 तारीख को कई जगह रेड किए। These raids were carried on the basis of FIR filed by CBI। CBI ने जिस बेसिस पे FIR फाइल किए थे, मनी लॉन्ड्रिंग ले लीजिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस ले लीजिए, उनकी बेसिस पे ईडी ने क्या किया, अलग अलग जगहों पे छापेमारी की है। मनीष सिसोदिया को एक्यूज्ड करार दिया गया उसमें। बात ठीक है। In November 2022, ED filed a charge sheet against 7 other accused alcohol businessmen and Delhi government officials. On December 15, K. Kavita was first named in charge sheet। K. Kavita का भी नाम इसमें चार्ज शीट में आ गया। ऑब्वियस सी बात है ना, जब सरकारी एजेंसियां, सीबीआई या ईडी या कोई भी सरकारी एजेंसियां जब इन्वॉल्व होंगी किसी इन्वेस्टिगेशन में, तो परतें खुलती जाती हैं। फिर शुरुआत हुई थी दिल्ली से, बात समझ रहे, स्कैम हुआ दिल्ली में, सुर मेरा और तुम्हारा सुर मिलते मिलते कहां तक सुर आ गया, साउथ ग्रुप तक। बात समझ रहा है, ये है इंडिया की यूनिटी। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग सुनते हैं ना। स्कैम हो रहा है दिल्ली में, इन्वॉल्वमेंट किसका है, के कविता का और वाईएसआरसीपी पार्टी का। इससे अच्छी यूनिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है भारत। ठीक है, नहीं और भी अच्छे एग्जांपल्स हैं ऑन लाइटर साइड, ये भी एक एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए
ऑन 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया वाज हिमसेल्फ अरेस्टेड। बात आ गई 26 फरवरी तक। देखिए, हमने जब ये बात केस की स्टार्टिंग की थी तो हमने सबसे पहले देखा था क्या था कि 21 फरवरी को लेके फरवरी 2021 से ये लीगल पॉलिसी बनना स्टार्ट हुई और हम सीधे अब पहुंच गए हैं फरवरी 2023 तक। अब मनीष सिसोदिया क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया। बात ठीक है, मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हो गए। मनीष सिसोदिया जी के अरेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि भैया इस सरकार के जो है कर्ता धर्ता ये चेहरा है। बात ठीक है, ईडी ने इनको 9 समन्स भेजे थे। कितने? 9 समन्स। 9 समन भेजने का मतलब कि ईडी इनको 9 बार बुला चुकी थी कि आप हमारे सामने इस स्कैम को लेके पेश हुई है, आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, आपसे चर्चा करनी है, आपसे बात करनी है, सवाल जवाब होगा। बट 9 समन्स को अरविंद केजरीवाल ने इग्नोर किया। अब ईडी, अब इनकी गिरफ्तारी तय थी। गिरफ्तारी तय होने का मतलब क्या था कि 2 बेसिस पे ईडी इनको गिरफ्तार कर सकती थी या कर सकती थी। वो बेसिस क्या हो सकते हैं कि भैया पहला बेसिस तो ये कि आपका इन्वॉल्वमेंट है लीकर स्कैम में, ऐसा ईडी एलेज कर रही है। अभी ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रूफ हो गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, नहीं। ईडी के चार्जशीट में ऐसा है कि भैया आपकी इन्वॉल्वमेंट है। सेकंड बेस ये हो सकता है इनके अरेस्ट करने का कि भैया हमने आपको 9 समन भेजे और आप एक बार भी, यू डिडंट शो अप फॉर अ सिंगल टाइम, आप एक बार भी नहीं आए। तो भाई सरकारी किसी एजेंसी के आप के ऑर्डर को अगर आप फॉलो नहीं करें तो भी आप गिरफ्तार हो सकते हैं। बात ठीक है। तो 9 समन भेजे, 9 समन भेजने के बाद इनको लगा कि अब गिरफ्तारी तय है, तो ये हाईकोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन हाईकोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे पूछताछ चल रही है, राउजवेनी कोर्ट में ये पेश हो रहे हैं। और फिर आगे देखिए क्या होता है। कई हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुए हैं, संजय सिंह अरेस्ट हुए, विजय नायर अरेस्ट हुए, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, के कविता। बात समझ रहे हैं? तो ये ओवरऑल जो है दिल्ली चैप्टर था लिकर स्कैम का। बात समझ रहे हैं? एक बार आइए अब इसकी पूरी समरी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। पुरानी जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, उसको चेंज करके नई एक्साइज पॉलिसी लाने का बीड़ा उठाया किसने? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को लीड कौन कर रहा था? मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन। ठीक है, ये 2 लोग इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कर रहे थे कि भैया कि हम क्या करेंगे, हम नई सरकारी नीति बनाएं, हम नई आबकारी नीति बनाएंगे। इस आबकारी नीति में सरकार की गवर्नमेंट ओन जो शॉप्स थी या गवर्नमेंट ओन जो एंटिटीज थी उनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया, उनका रोल पूरा सीज कर दिया गया, और कंप्लीटली जो होलसेल बिजनेस है लीकर का उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अलग अलग शॉप्स पे दुकानें खुली, 850 के आसपास नई शॉप्स खुली, एक पर एक फ्री वाला स्कैम चलने लगा, जो है कि सुबह 3 बजे तक दुकानें खुलने लगी। मतलब अलग अलग चीजें इस बिल में प्रपोज थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इरेगुलेटरीज सामने आई। तो इरेगुलेटरीज को देखते हुए पता चला कि भैया 580 करोड़ रुपए का क्या हो चुका है, स्कैम हो चुका है। दिल्ली सरकार के एक्सचेकर में 580 करोड़ रुपए नहीं पहुंचे हैं कि 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये फेवर देने में, प्राइवेट एंटिटीज को उनको फेवर देने में कहीं ना कहीं ये पैसे लगे हैं जो कि दिल्ली सरकार को मिलने चाहिए थे और नहीं मिले। इस बेसिस पे सीबीआई क्या करती है? इंक्वायरी करती है, केस फाइल करती है एलजी साहब के कहने पे। एलजी साहब ने कहा भैया सीबीआई देखो इसको, सीबीआई इसको देखती है। ईडी फिर क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि भाई इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन्वॉल्व है, इसलिए ईडी इन्वॉल्व होती है इस केस में। ईडी इन्वॉल्व होगी, ईडी ने जांच वगैरह की, ईडी जो है कि पता लगाई। तो फिर बात ये भी सामने आई कि 100 करोड़ रुपीज जो है कि साउथ ग्रुप ने विजय नायर को एज अ ब्राइब दिया था फेवर करने के लिए, ताकि उनको टेंडर मिल सके, वो ट्रेड कर सके। बात समझ रहे हैं? इन पैसों का इलेक्शंस में यूज हुआ था, ये एलिज किया गया। ये आरोप लगे कि इन पैसों का किसमें इलेक्शन में यूज हुआ। और ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक्स्ट्रा मनी का अगर इलेक्शन में यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शन जो होता है बायस्ड हो सकता है। ठीक है, वो इलेक्शन क्या हो सकता है? बायस्ड हो सकता है, डेमोक्रेसी के साथ मजाक। चलिए, पहली कोई नई बात नहीं है, होता आया है। ठीक है, किसी सरकार में ज्यादा, किसी सरकार में कम। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो ये ओवरऑल चीजें चली हैं स्कैम को लेके। अलग अलग लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लगातार केजरीवाल साहब को समन किया गया, लेकिन केजरीवाल साहब समन्स में नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे वो जो बता सकते हैं। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है।
तो अब हमें ये देखना है कि इस एजेंसी का नाम सबसे ज्यादा हम आजकल सुन रहे हैं, हम लोग सबसे ज्यादा इस एजेंसी का नाम सुन रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। व्हाट इज एग्जैक्टली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एग्जैक्टली है क्या, ये फंक्शन कैसे करती है, काम क्या है इसका? तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। क्या है ये? डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी। कौन सी? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। कीवर्ड है ये, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, यहाँ कोई क्राइम या सिविल मैटर्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या ऐसी बातें नहीं है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइम्स को से लड़ने के लिए और इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करने के लिए जो है इस जो एजेंसी है इसकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये फंक्शन करता है। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फोकसेस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग केसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो गई, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर वायलेशन अगर हो गए उस पर, उससे रिलेटेड कोई करप्शन उस पर, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस है उस पर, क्या है इस ईडी का से है, इस जांच एजेंसी का जो है क्या है वो वर्किंग एरिया है। ओरिजिन देख लेते हैं ईडी का कहां से भैया। ओरिजिन ऑफ ईडी गोज बैक टू 1 मई 1956 व्हेन एन इन्फोर्समेंट यूनिट, क्या नाम था पहले इसका? इन्फोर्समेंट यूनिट वाज फॉर्म विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। असल में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक इन्फोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉस, जो एक्सचेंज के जो लॉज होते हैं, रुपीज को डॉलर में, डॉलर को येन में, येन को जो है कि अदर किसी करेंसी में चेंज करने के लिए, सबके लिए लॉ होते हैं भाई। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट तो ऐसे ही किया जाता है ना, एक्सचेंज पॉलिसी के थ्रू ही। तो उसके हैंडलिंग के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक इन्फोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी 1956 में। ठीक है, और किस एक्ट के अंदर बनाई गई थी? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। किसके अंदर है ये? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर एक्ट। बाद में यही फेरा चेंज होकर क्या बन चुका है? फेमा। बात समझ रहे हैं? फेरा जो है चेंज होकर बन चुका है, क्या हो गया? फेमा। आगे देखते हैं। In 1957 the unit was renamed as Enforcement Directorate। 1957 में क्या किया गया? इस यूनिट का नाम, जो इन्फोर्समेंट यूनिट थी, इसका नाम रख दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द इन्फोर्समेंट ऑफ 3 की एक्ट्स। एकदम ध्यान से कान खोल के सुनना है इस बात को और समझना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्राइम ऑब्जेक्टिव है इन 3 की एक्ट्स को, नियम को लागू करना। ये 3 कौन कौन से हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बात समझ रहे हैं, PMLA। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो अभी जस्ट मैंने पहले बताया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, FEOA। ठीक है, FEOA 2018 का है, फेमा जो है 1999 का है, और PMLA जो है 2002 का है। बात ठीक है? इन 3 एक्ट्स को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करती है? मॉनिटर करती है, और इनकी इन्फोर्समेंट के लिए ईडी जिम्मेदार है। यहाँ PMLA कोर्ट है, ईडी की जो प्रोसीडिंग्स होती है, स्पेशल कोर्ट एक ऑर्गेनाइज की जाती है, PMLA कोर्ट इसको कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ये कोर्ट काम करता है, और जिस स्टेट में ये होती है, उस स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर ये कोर्ट काम करता है। बात ठीक है? तो ये ओवरऑल बात हो गई किसकी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो क्विक रिवीजन के देख लिया जाए कि हमने एक्साइज देखा, एक्साइज एग्जैक्टली क्या है, सेंट्रल एक्साइज क्या है, स्टेट एक्साइज क्या है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बात समझ रहे हैं, ये इनडायरेक्ट देखा हम लोगों ने। ठीक, एक्साइज की बात हो गई, और जीएसटी की बात की हमने, जीएसटी काउंसिल की बात की हमने। बात ठीक है? जीएसटी क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, अलग अलग रेट्स डिसाइड करती है। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा आप लोग, ये आप इस पे वर्क करिएगा, इस पे वर्क आपको ये करना है कि पेट्रोलियम और लिकर जीएसटी के दायरे के अंदर क्यों नहीं आते, क्या लॉजिक है इसके पीछे, सरकार का क्या मंशा है कि पेट्रोलियम को और लिकर को इन्होंने जीएसटी के अंदर नहीं रखा। ठीक है, इस पे जरा चर्चा करिएगा आप लोग और सोचिएगा इसका कुछ एक कंक्लूजन। देखिए, चीजें पता है, अच्छी बात है, ये फैक्ट है कि लिकर और पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर नहीं है, ये फैक्ट है।
लेकिन फैक्ट के पीछे बैकग्राउंड क्या है हमें ये भी जानना है, मंशा क्या है ये भी जानना है। तो आप उसको पता करिए कि एग्जैक्टली पेट्रोलियम और लीकर जीएसटी के अंदर क्यों नहीं आते। ठीक है, तो हमने जीएसटी की बात की, जीएसटी काउंसिल की बात की। उसके बाद हम जो है कि दिल्ली चैप्टर पे आए कि एग्जैक्टली जो स्कैम हुआ है, जो ये एकदम ये फैंसी टर्म है स्कैम, ये स्कैम कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या एलिगेशंस लगे हैं, क्या चीजें अभी तक साबित हुई हैं नहीं हुई हैं, हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुए हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों इसे स्कैम कहा गया। बात समझ रहे हैं, क्यों इसे स्कैम कहा। प्राइवेट इंटिटीज को इनवाइट करना स्कैम नहीं है, बात समझिएगा। प्राइवेट इंटिटीज को फेवर करना इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और वो मनी कहां, सीधे जो है प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सरकार के बंदे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके पॉकेट में जो पैसा जा रहा है जो है कि अन फेयर रूप से जो इलेक्शंस में ये पैसे यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको ये क्या कहा गया, स्कैम कहा गया है। सिर्फ प्राइवेट इंटिटीज का इन्वॉल्वमेंट स्कैम नहीं है, प्राइवेट इंटिटीज को फेवर करना, उनसे पैसे लेना, ब्राइब लेना, ये क्या है, स्कैम कहना है। बात ठीक है, स्कैम पे हमने बात की। स्कैम में जो एक्सक्यूज मी सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसकी हमने बात की कि भैया ईडी का क्या फंक्शन है, ईडी कैसे फंक्शन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये जो फंक्शन करती है। बात ठीक है, 1956 में ये बनी थी इन्फोर्समेंट यूनिट से नाम से, अब जो है 1957 में इसका नाम क्या कर दिया गया, ईडी कर दिया गया। और ये 3 की एक्ट्स को इंप्लीमेंट करता है, फेमा को, और जो है पीएमएलए को, और किसको, इसको FEOA फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को ईडी क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है और उसके अंडर फंक्शन करता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। और फर्दर हम कुछ करंट इवेंट्स को लेके, कुछ पार्ट्स इवेंट्स को लेके, जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए, आपके आपके एग्जाम्स के लिए एक नॉर्मल एक होता है ना कि अवेयरनेस के लिए वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैंने आपको ये शुरुआत में ही बता दिया गया था। और वीडियो आता रहेगा, आपको अगर ये अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और आगे हम इस चीज को देखते रहेंगे। पर्टिकुलरली इस चैनल पे क्या होगा कि चीजों को, जो टॉपिक्स जो चल रहे होंगे ना, जो ये टॉपिक्स चलते हैं रहते हैं हमेशा, ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में या कुछ वीडियोस वगैरह में या फिर मीडिया में काफी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आते हैं, जो कि एक जनरल आदमी को या जनरल एक स्टूडेंट को समझने में काफी प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में क्या किया जाएगा, इस चैनल पे क्या किया जाएगा, चीजों को क्या किया, सिंप्लीफाई किया जाएगा। बात ठीक है, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू इंटेक्ट रहेगी, वैल्यू में कमी नहीं आनी है, वैल्यू उतनी रहेगी, बस हाँ चीजों को क्या किया, सिंप्लीफाई करके देखा जाएगा। किसी भी एग्जाम की या किसी भी कमीशन की डिमांड आपसे यही रहती है कि बड़ी से बड़ी बातों को आप सिंपल टर्म्स में क्या कर दिए, सिंप्लीफाई करके समझा दिए। तो इस चैनल का यही एम रहेगा, और ये चैनल साइड बाय साइड वास्ट एरिया को कवर करेगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एस्पेक्ट्स में इस चैनल पे बात की जाएगी। ठीक है, पॉलिटिक्स की, साइंस की, कल्चर की, हिस्ट्री की, एवरीथिंग। ओके, सो गाइस, होप कि आपको ये पसंद आया हो, और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।